नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज हो गया है 9 जुलाई। जो बड़ी अपडेट, कश्मीर में सेना का जबरदस्त तांडव, मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सेना का जबरदस्त एक्शन। दूसरी बड़ी अपडेट, चीन की गीदड़ भपटी की ताइवान ने निकाली हवा, चाइना के एक लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया है। जी हाँ, बार बार ताइवानी इलाके में घुस रहा था चीन का फाइटर जेट। तीसरी बड़ी अपडेट, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने दी धमकी, जापान को कहा ताइवान के साथ आई जापान सेना तो मिटा देगी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। जी हाँ। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर ईरान पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी से की है मुलाकात। जी हाँ, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दुनिया भर में कूटनीति के मायने में कैसे पीएम मोदी निकले नंबर 1 पर, तो वहीं जापान में लग गया टोक्यो में आपातकाल। दर्शकों को बिना ही होगा ओलंपिक खेल का आयोजन। जानेंगे आखिर कैसे, और इस बीच खाड़ी देशों में बढ़ रहे टकराव का भारत पर कैसे पड़ेगा फर्क, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में सक्षम है भारत, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को किया ढेर। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा और कुलबाग जिले में रात में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादियों को मार गिराए गए। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान पुलवामा जिले के पूचल इलाके में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि दूसरी मुठभेड़ में कुलगाम जिले में पुलिस और एक आरआर के संयुक्त अभियान में जोरदार इलाके में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर के 2 आतंकवादी मार दिए गए हैं। इस बीच आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पिछले 24 घंटों में 5 आतंकवादियों के खात्मे के लिए सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। आईपीजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि कश्मीर में 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों को बिना किसी नुकसान के अभियान चलाने की बधाई दी गई है। तो ये दोस्तों ताबड़तोड़ एक्शन सेना का निकल गया है, जहां पर आपको बता दें ड्रोन अटैक में जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी सक्रिय हो गए थे पिछले हफ्तों, जो कि कई बड़े सेना के अफसरों पर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सेना तांडव कर रही है जम्मू कश्मीर में। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना एंटर कर गया ताइवान के क्षेत्र में। ताइवान ने चीन के एक फाइटर जेट को उड़ाया। जी हाँ, कई चीनी लड़ाकू विमान भाग खड़े हुए। दरअसल चीन के फाइटर जेट ने एक बार फिर से ताइवान की वायु सीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया और चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में बुधवार की सुबह घुसे थे। ताइवान में चीन के फाइटर जेट द्वारा की गई इस माह की चौथी घटना है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के सोंगजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन दक्षिणी पश्चिमी से ताइवान की ADIZ-8 में घुसे थे। इस बीच आपको बता दें कि इसके अलावा ताइवान ने इसको लेकर रेडियो वार्निंग दी और अपने विमानों को चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेज दिया। चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक किया था, और इससे पहले चीन के विमानों ने इस तरीके की हरकत 2, 3 और 4 जुलाई को भी की थी। ताइवान के मुताबिक इन विमानों ने काफ़ी कम गति में उड़ान भरी थी, लेकिन जिस तरीके से ताइवान चीन के विमानों को खदेड़ा है, जिस तरीके से उनके एक ताइवान बताया जा रहा है कि एक चीन के एक फाइटर जेट को भी गिरा दिया गया है, इस तरीके की जो खबरें निकल के आ रही है, उसके बाद चाइना पूरी तरीके से तिल मिला है। हालांकि चाइना की तरफ से इस बात से इनकार किया गया है कि हमारा कोई फाइटर जेट ताइवान ने गिराया है, लेकिन ताइवान की तरफ से कहा गया है कि चीन के एक फाइटर जेट को अपनी ही सीमा में उन्होंने गिराया है, जो कि ताइवान सीमा में घुसे थे। अब चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। दरअसल चीन तब से तिल मिलाया है जब से जापान ने चीन को सीधी सीधी धमकी दे दी। दरअसल जापान के उप प्रधानमंत्री ने चीन को धमकी देते हुए कहा था कि ताइवान पर हमला मतलब जापान पर हमला माना जाएगा, और ताइवान की सीमा और ताइवान देश पर चीन द्वारा किए गए हमले पे जापान और अमेरिका एक साथ मिलकर ताइवान का समर्थन सैन्य शक्तियों के साथ करेंगे।
जिसके बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भी धमकी दी। जापान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि ताइवान के साथ अगर जापान की सेना आई तो उसे भी मिटा दिया जाएगा। अब आप समझिए कि चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जापान ने जिस तरीके से अमेरिका और खुद की सेना को एक साथ आकर ताइवान के साथ और ताइवान की रक्षा के लिए उन्होंने जो बातें बोली है, उसके बाद से चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी खुली खुली अमेरिका को भी दी है और जापान को भी कि ताइवान के साथ अगर आए दोनों सेनाओं को मिटा दिया जाएगा। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जयशंकर पहुंचे ईरान, मुलाकात की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी से। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार के लिए बुधवार का दिन बड़ा था। बड़े फेरबदल के बाद 43 नए मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह भी दी गई, जबकि 13 दिग्गज मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कैबिनेट विस्तार को लेकर देश में मची खलबली के बीच केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर ईरान भी पहुंचे। वहां उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक व्यक्तिगत संदेश भी सौंपा। जिसमें जयशंकर रूस के लिए जाते समय तेहरान में एक ठहराव के दौरान ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी। ईरानी दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर ने तेहरान में ईरान विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों व विकास पर चर्चा भी की है। ईरानी विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ के साथ अपनी बैठक में विदेश मंत्री ने चाबहार और अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन ईरान का विदेश मंत्री एस जयशंकर का ईरान पहुंचना काफ़ी कूटनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अगले अपडेट, जापान टोक्यो में लगा आपातकाल की घोषणा, दर्शकों के बिना होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन। जी हाँ, दरअसल जापान में होने जा रहा ओलंपिक 2021 गेम्स से ठीक पहले राजधानी टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की गई है। जापान सरकार ने यह फैसला ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया गया है। ओलंपिक गेम्स समाप्त होने तक टोक्यो में इमरजेंसी लागू रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टेडियम में दर्शकों के बिना ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक जापान की योशिहिदे सुगा सरकार ने गुरुवार को सुबह हुई बैठक में अगले सोमवार यानी 12 जुलाई से 22 अगस्त 2021 तक टोक्यो में आपातकाल लागू करने का फैसला कर दिया है। अगले अपडेट, खाड़ी देशों में झगड़े से बढ़ रहे तेल के दाम, भारत पर भी पड़ रहा असर, तेल के दाम हो रहे हैं महंगे। दरअसल इस सप्ताह तेल उत्पादन के कोटे को लेकर दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरबिया के बीच मनमुटाव ने दोनों देशों के बीच बातचीत को अटका दिया है। इसके असर तेल के सभी बड़े बाजारों पर पड़ रहा है, जो बातचीत थम जाने से अधर में फंस गए हैं। और उधर उसकी वजह से तेल की कीमतें 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसका भारत पर भी जबरदस्त असर पड़ रहा है। भारत में भी तेल के दाम लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश में तेल के दाम बढ़ा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि दो देश आपस में ही लड़ मर रहे हैं। इस वजह से तेल के दाम में बढ़ोतरी आई है। यूएई यानी दो मुस्लिम देश सऊदी अरबिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों देश आपस में भिड़े पड़े हैं और इस वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अगले अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग यूपी से निकल के आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यालय का बहराइच में कर दिया उद्घाटन। बोले दमखम से चुनाव लड़ेगी चुनाव। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को बहराइच पहुंचकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि 2022 के चुनाव हमारी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यूपी की 27 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी पूरी तन्मयता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव का मास्टर प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। आगामी 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी दमखम से लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पर विजय हासिल करने का प्रयास भी करेगी। और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सीधे गाजी की दरगाह पहुंच गए थे। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ट्विटर के मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्विटर की चेतावनी। बोले कानून तो मानना ही पड़ेगा। जी हाँ, नए आईटी मंत्री के बनते ही दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में
बुधवार को कई बड़े फेरबदल किए और इस बीच नवनियुक्त सभी मंत्रियों ने आज से काम करना भी शुरू कर दिया। और इस बीच भारत सरकार और ट्विटर के बीच चल रही खींचातान जग जाहिर होती दिख रही है। ऐसे में नए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर के मुद्दे पर कहा है कि सभी को देश के कानून का पालन करना चाहिए। ऐसे में मंत्री अश्विनी वैष्णव का इशारा ट्विटर कंपनी पर था और उनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद इसके पहले थे और उन्होंने भी सीधा उनको चेतावनी दी थी ट्विटर को। और अब ट्विटर के आईटी के नए मंत्री ने भी ट्विटर को चेतावनी दे दी है कि बहुत हुआ, किसी भी तरीके से हम रुकने वाले नहीं हैं। इस बीच आपको बता दें दोस्तों कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागर विमानन मंत्री यानी उड्डयन मंत्री बना दिया गया। दरअसल 30 साल पहले उनके पिता भी सिंधिया वो भी उड्डयन मंत्री थे और अब 30 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगले अपडेट ले लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पर मोदी की कैबिनेट में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने के बाद अब देश भर में पीएम मोदी ने कहा झमाझम सरकार चलेगी और अब देश को और आगे तेज़ी के साथ बढ़ेगा देश। दरअसल नए कैबिनेट मिलने के बाद युवाओं की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा युवाओं की टोली है। अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी में जो मंत्रिमंडल में नेता शामिल थे उनमें से कुछ ही नेता इस बार इस टीम में शामिल हैं, बाकी सभी को बदल दिया गया है और ज़्यादातर युवा इसमें शामिल हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि जो नई टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पीएम ने कहा ये नई टीम देश को काफ़ी आगे ले जाने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना भूलें। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।